नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक नगर में विक्रमजीत नाम का राजा राज करता था। प्रजा राजा के व्यवहार से अति प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा अपने राज्य की निगरानी खुद करता था। राजा ना तो किसी मंत्री के सलाह पर चलता और ना कोई चापलूस रखा था। राजा के दरबार में भी फालतू लोगों की भीड़ नहीं थी। उसका मंत्रिमंडल भी बहुत छोटा था, जिसमें मात्र 5 लोग ही थे। राजा की रानी एक बहुत सुंदर स्त्री थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजा और रानी के विवाह हुए 5 साल गुजर गए, परंतु इतने दिनों में राजा को कोई संतान नहीं हुई। तो राजा रानी थोड़ा चिंतित हुए। राजा के गुरुजनों ने सलाह दिया कि राजा को संतान उत्पत्ति के लिए अब और इंतजार नहीं करनी चाहिए। तत्काल राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। वैसे राजा अपनी सुविधा अनुसार कई रानियां रख सकता है, इसमें कोई धार्मिक या सामाजिक बंधन नहीं है। राजा ने भी हामी भरी कि कोई सुयोग्य राजकुमारी से हम अवश्य विवाह कर लेंगे। ब्राह्मण जन किसी ऐसे राजा के पास संदेशा लेकर जाए जिनके पास सुयोग्य और कुलीन राजकुमारी हो, वरना बहुत से राजा ऐसे भी होते हैं जो दासियों से भी विवाह कर संतानोत्पत्ति कर लेते हैं। वैसी राजकुमारियां कुलीन नहीं होती, वह किसी धार्मिक राजा से विवाह के योग्य नहीं होती। इधर जब रानी ने सुना कि राजा दूसरा विवाह करने जा रहा है, तो बहुत चिंतित हुई। उसे लगने लगा कि दूसरा विवाह होते ही राजा उससे प्यार नहीं करेगा। मेरी हालत तो दासी से भी खराब हो जाएगी। रानी ने राजा को समझाया कि किसी भी व्यक्ति के लिए दूसरा विवाह अशुभ माना जाता है जब तक कि घर में पहली पत्नी मौजूद है। मगर एक तरीका है, अगर आप उस तरह से विवाह करते हैं तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे और मेरी खुशी में भी कोई कमी नहीं आएगी। राजा बोला, वो कौन सा तरीका है? तब रानी ने बताया कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए, आपको अपार खुशियां मिलेगी और मैं भी इस विवाह से बहुत खुश रहूंगी। राजा ने रानी की छोटी बहन से विवाह कर लिया, यानी राजा की प्रिय साली ही पत्नी बनकर घर में आ गई। सचमुच इस विवाह से राजा रानी दोनों खुश थे। रानी को अब अपनी छोटी बहन से कोई खतरा नहीं था। राजा को छोटी रानी से 1 साल के अंदर ही एक राजकुमारी का जन्म हो गया, परंतु एक पुत्री को जन्म देने के बाद छोटी रानी की भी नदी सूख गई। फिर उन्हें कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। फिर ब्राह्मण और गुरुजनों ने राजा को तीसरा विवाह करने का सलाह दिया, परंतु इस बार राजा विवाह से साफ इनकार कर गया। बोला कि अब हमारी राजकुमारी ही उत्तराधिकारी बनेगी। इस प्रकार समय गुजरने लगा। राजकुमारी सयानी हो चली। वह गजब की सुंदर थी। राजा और राजा की दोनों रानियां उसका मुंह देखकर ही सोते थे और सुबह उठने से पहले राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उठते थे। राजा के राज्य में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तभी एक दिन राजा के राज्य में किसी साहूकार के घर चोरी हो गई। राजा के राज्य में यह पहली घटना थी। उसके 20 वर्ष के शासन काल में कभी कोई चोरी नहीं हुई थी। राजा अपने सैनिकों पर बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि तुम लोगों की लापरवाही के वजह से ही साहूकार के घर चोरी हुई है। तुम लोग चोर को हर हाल में माल सहित पकड़कर राज दरबार में हाजिर करो। राजा के सैनिक जी जान से चोर की खोज में लग गए। तभी दूसरी रात पुनः एक सेठ के घर बड़ी चोरी हो गई। पुनः खबर राजा को हुई कि महाराज, पुनः नगर में चोरी हो गई है। राजा फिर से सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि नगर में पहरे बहुत सख्त कर दिया जाए और चोर को हर हाल में पकड़ा जाए। हम अपने आंखों के सामने उसे शूली पर चढ़वाएंगे। मगर राजा के आदेश और सैनिकों की सख्त पहरेदारी में भी फिर एक बड़े सेठ के घर चोरी हो गई।
चोरियों से परेशान होकर नगर के सेठों ने मीटिंग किया कि अगर इसी तरह चोरी होती रही तो हम कंगाल हो जाएंगे। राजा सिर्फ आश्वासन दे रहा है, चोर को पकड़ने का कोई प्रबंध नहीं कर रहा। हम चलकर आखिरी बार राजा से मिल लेते हैं। अगर कोई उपाय नहीं करता है तो हम नगर छोड़कर दूसरे नगर में जा बसेंगे। सभी व्यापारियों राजा से जाकर मिले तो राजा ने आश्वासन दिया कि आज हम खुद चोर को पकड़ने के लिए निकलेंगे। राजा रात को अपने बहुत से सैनिकों के साथ पहरा देने लगा। तभी आधी रात में एक सेठ के घर चोरी हो गई, जबकि राजा उसी घर के पास निगरानी कर रहा था। राजा बहुत अचरज में पड़ गया। वह कई संत महात्माओं के पास गया, परंतु महात्मा ने यह कहकर लौटा दिया कि प्रजा की सुरक्षा राजा और सैनिकों का काम है, महात्मा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब राजा में इनाम रखा कि नगर में चोरी करने वाले को जो पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया जाएगा। मगर इनाम घोषित करने के बावजूद चोर पकड़ में नहीं आया, बल्कि चोर का साहस और बढ़ गया। वह राजदरबार में आकर खजाने से भी चोरी कर ले गया। चोर ने राजा के नाक में दम कर रखा था। अगली रात तो और गजब हो गया। चोर बड़ी रानी के गले से हार चुरा कर ले गया और पकड़ में नहीं आया। राजा चोर से बहुत डर गया तो राजा ने आखिरी अस्त्र चलाया, क्योंकि उसके अलावा राजा के पास कोई उपाय नहीं था। राजा ने पूरे गांव और नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई चोर को पकड़ेगा, हमारी प्यारी राजकुमारी उसी से ब्याह दी जाएगी। उधर एक गांव में किशन नाम का नौजवान ग्वाला रहता था। वह अपनी सौतेली मां से बहुत परेशान था। उसकी सौतेली मां कोई ऐरी गैरी नहीं, उसकी संगी मौसी थी, फिर भी उसे बहुत कष्ट देती थी। उससे दिन भर बहुत काम लेती, मगर भोजन बहुत कम देती, परंतु वह भी कम नहीं था। रात में गायों का दूध बछड़े की तरह पी जाता। उसके मां और पिता को पता ही नहीं चलता, परंतु चोरी कितनी दिन छिपती है। एक दिन उसकी मां ने उसे दूध पीते देख लिया तो उससे कुछ नहीं कही, बल्कि उसे निपटाने का प्रोग्राम बना दिया। जब दिन को वह जंगल में गाय चराने गया तो उसकी सौतेली मां ने उसे दोपहर में खाने के लिए खाना बांध कर दे दिया और उस खाना में बहुत सारी नशे की गोलियां मिला कर दे दी कि खाने के बाद किशन को नींद आ जाए, वह जंगल में ही सो रहे, ताकि रात में जंगली जानवर उसका शिकार आसानी से कर सके। परंतु किसी के बुरा चाहने से किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो जंगल जाते वक्त रास्ते में एक साधु ने भंडारा किया था, जहां किशन ने खूब शक्कर खाया। उसे सौतेली मां के दिए खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह जंगल में जाकर उस खाना को एक पेड़ की टहनी में टांग दिया और आराम से सो रहा। उसे ऐसी नींद आई कि सोए हुए रात हो गई। उधर वह चोर नगर से चोरी कर उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि ग्वाला ने खाना टहनी में टांग रखा है। चोर को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने लूटा माल वहीं रखकर खाना खाने लगा, मगर थोड़े ही खाना खाने से बेहोश हो गया। इधर किशन की नींद खुली तो रात हो चुकी थी। उसने अपने खाना के तरफ देखा तो वह तो पेड़ पर था ही नहीं। जब नीचे देखा तो एक आदमी सोया हुआ है। उसकी रोटियां उसके पास पड़ी हुई है और बहुत सारा सोना चांदी की गठरी बांधकर पास ही रखा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह वही चोर है जिसने नगर में उत्पात मचा रखा है। उसने समझ लिया कि आज मेरी जान भगवान ने बचाया है, वरना मौसी ने तो मेरे मरने का इंतजाम कर दिया था। अवश्य ही उसने खाने में बहुत सारी नशीली गोलियां मिलाई थी। तभी तो चोर एक रोटी का टुकड़ा खाकर बेहोश हो गया है। किशन ने पहले इत्मीनान से उसका पॉकेट चेक किया कि कहीं कोई हथियार तो छिपा कर नहीं रखा है। उसके पॉकेट से एक छोटा शीशा मिला। किशन ने उसमें अपना मुंह देखा तो उसका अपना मुंह नहीं दिखा।
किशन कोई मूर्ख लड़का नहीं था। उसे समझते देर नहीं लगी कि सारा कमाल इस शीशे का है। इसी का उपयोग कर यह अदृश्य हो जाता है और आसानी से चोरियां करता है। किशन पहले उस चोर का हाथ पैर बांध दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसके शीशे को बहुत सुरक्षित अपनी जेब में छुपा लिया। जब सुबह होने को हुई तो चोर का नशा उतर चुका था। वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। किशन ने उस चोर को बहुत मारा पीटा। किशन कोई कमजोर लड़का नहीं था, वह बहुत ताकतवर था। उसने चोर और सोने चांदी को उठाया और राज दरबार चल पड़ा। किशन चोर को राजा के सामने ले जाकर पटक दिया और राजा से बताया कि यह कोई साधारण चोर नहीं है। इसके पास एक शीशा था, उसी से अदृश्य हो जाता था और आसानी से नगर में चोरियां करता था और किसी के पकड़ में नहीं आता था। परंतु वह शीशा मैंने इससे ले लिया है। आप इस शीशे का इत्मीनान से जांच करा सकते हैं। अब आप अपने तरीके से चोर से पूछ लीजिए कि सारा माल कहाँ छुपा कर रखा है, नहीं तो मेरी लाठी 1 मिनट में सारा राज उगलवा लेगी। राजा बोला कि जब तुमने इतना कष्ट कर ही दिया है तो 2-4 लाठी और जमा दे। चोर बोला, महाराज मुझको ग्वाले से मत पिटवाइए, यह मेरी जान ले लेगा। मैं ऐसे ही बता देता हूं कि मैंने सारा माल एक बरगद के कोटर में रखा है। आप सैनिकों को मेरे साथ भेजकर सारा माल वापस ले लीजिए। इस प्रकार एक असंभव काम ग्वाले ने कर दिखाया। राजा ग्वाले से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उसी के मदद से इतना खतरनाक चोर पकड़ा जा चुका था। नगर के सेठ साहूकार सभी खुश थे कि उनका लूटा माल वापस मिल गया था। राजा ने बिना देर किए राजकुमारी का विवाह ग्वाला से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। ग्वाले को अपनी मौसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि भले ही उसने किशन को मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सब भगवान का किया कराया था। उसे इसी तरह किशन को राजभवन पहुंचाना था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।